A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीहा इदरीस ऑफिशियल। वही वक्त वापस आ गया है जब हम सब मिलकर ये कहेंगे कि द टी इज फैंटास्टिक। The tea is fantastic. The tea is fantastic. The tea is fantastic. मज़े की बात यह है कि टी मुझे वैसे ही बहुत पसंद है और मैं बड़े शौक़ से चाय पीती हूँ। और जब फरवरी आता है तो फिर तो हम बड़े ही खुशी से जोश व खरोश से ये बात कहते हैं कि टी इज़ फैंटास्टिक। 25 और 26 फरवरी की दरमियानी रात का हम जिक्र करने लगे हैं, मगर उससे पहले आपको ये याद दहानी करानी है कि बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वो रात थी जब भारतीय तैयारों ने चोरों की तरह पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होकर बालाकोट के नज़दीक एक मदरसे पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। मगर भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी फ़िज़ाइया से खौफ का आलम ये था, क्योंकि जैसे ही वो एंटर हुए, और मैं आपको बहुत डिटेल्स और भी बता सकती हूँ क्योंकि आजकल एक वर्कशॉप हुई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ ऐसे लोगों ने जो शामिल थे उस वक्त काफ़ी हमें अंदरूनी कहानी भी अब पता चल चुकी है। तो जिस वक्त स्क्रैम्बल किया और इतना बहुत ज़्यादा जारहाना तरीके से स्क्रैम्बल किया, वो इतना घबरा गए कि उन्हें वापस भागना पड़ा। और जाते जाते जो उनका पेलोड था वो वहाँ ऐसे ही गिरा गए जहाँ पर कुछ दरख्त हमारे तबाह हो गए, जिस पर हमने यकीनन अपनी नाराज़गी का इजहार इंटरनेशनल फोरम पे भी किया और कहा कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाने की बड़ी महंगी कोशिश की इंडिया ने। अब जाहिर है ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी और इंडिया अपनी नाकामी को एक ही तरीके से छुपाता है, और वो है झूठ बोले। जो मोदी सरकार हैं उन्होंने इसीलिए हस्ब तवक्को झूठ का सहारा लिया और इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोला, इतने मज़हक खेज़ तरीके से ये दावा किया और कहा ये कि उनके तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है और बालाकोट में 350 दहशतगर्दों को मार दिया है। अब झूठ बोलना तो आसान होता है शायद, मगर झूठ को साबित करना कि ये सच है और झूठ पर कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल मोदी सरकार को बार बार पड़ी और बार बार ये उनको उसका सामना करना पड़ा है। बॉलीवुड में सच्चाई को झूठ दिखाना आसान है, लेकिन एक बॉलीवुड स्टेट जो बन चुका है भारत मोदी सरकार के अंडर, उसको एक डेकोरम रखना बहुत मुश्किल हो गया है। 26 फरवरी की सुबह पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत को एक तारीखी चैलेंज दिया और क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। वो एक उर्दू का मुहावरा है कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हमसाया भारत है वो दुश्मनी में भी बेवकूफ़ी और झूठ का सहारा लेता है। झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी आपने देखी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। मैंने 3 चीज़ें कही थी। यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड। वी वर रेडी, वी रिस्पॉन्डेड, वी डिनाइड। I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come, and response will come differently. जिस वक्त ये चैलेंज दे रहे थे आसिफ गफूर साहब, उस वक्त मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी और बहुत ज़्यादा उस वक्त जो एंटिसिपेशन थी वो यकीनन थी लोगों को। जो एक परेशानी का आलम था वो तो था ही, मगर साथ ही साथ जज्बा भी बहुत था। और उस दिन मुझे पता चला और ये मैंने खुद महसूस किया कि सिविल मिलिट्री के जो गैप में हम बहुत तनकीद करते हैं हर इदारे को, लेकिन जिस वक्त डिफेंस का मामला है, जिस वक्त मुल्क को ख़तरा लाहक है, तो फिर सारे को मैंने इकट्ठे देखा। मैंने किसी को नहीं देखा जो ज़रा सा भी शक करा था अपनी फोर्सेस के ऊपर कि वो डिफेंड नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान को। सो ये मैंने उस दिन देखा। जिस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम एक सरप्राइज़ देंगे, ये भी एक बड़ी अहम बात थी और ये बात मैंने अब पूछी एयरफोर्स के कुछ सीनियर ऑफिसर्स से कि क्या हमारे पास ये चॉइस थी कि हम रिटेलिएट ना करते या दिन में ना करते, क्योंकि हम दिन में गए
हमने बताया भारत को कि हम आएंगे, और हमने सरप्राइज़ का कोई एलिमेंट नहीं दिया। भारत ने सरप्राइज़ का एलिमेंट यकीनन उसका फ़ायदा उठाया, लेकिन नाकाम हो गया, वो नहीं कर सके, पेलोड गिरा कर उनको जाना पड़ गया। लेकिन हमने ये ऑप्शन नहीं ली। मुझे बताया गया एयरफोर्स की टॉप लीडरशिप आप समझ लें, टॉप कमांड समझ लें, कि हमने जानबूझकर ये एलिमेंट नहीं लिया। हमने कहा हम ऑनरेबली जाएंगे और दिन की रोशनी में जाएंगे। मैंने कहा कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी? उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। सो इसलिए भारत को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं कराया हमने। इस चैलेंज के 24 घंटे के अंदर अंदर ही 27 फरवरी को पाकिस्तान ने दिन दहाड़े अपने बहादुरों को भेजा भारत की सरजमीन में, भारत की फ़िज़ाई हदूद में घुसकर उसे ललकारा और भारत का एक नहीं 2 जहाज़ तबाह कर दिए, उनको ल्योर किया। अब ये समझिए, हमने टारगेट्स लॉक किए 5 फार्म पर, और वो टारगेट्स भी अब मुझे पता चल चुके हैं कौन कौन से हैं। और वो इतनी परेशान कौन बात है कि ऐसे ही नहीं भारत घबराया था। सो जब वो टारगेट्स लॉक किए तो उधर से ही परेशानी हो गई भारत को कि ये इतनी इंटेलिजेंस पाकिस्तान के पास कहाँ से आ गई। वो परेशान होके पीछे निकले और उन्हें पता ही नहीं चल सका, उनकी जो कमांड एंड कंट्रोल था उनको बता ही नहीं सका कि आप अपनी हदूद से बाहर निकल चुके हैं। इधर आपके शाहीन इस कदर शार्प थे माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कि उन्हें एक सेकंड, स्प्लिट सेकंड की गेम होती है। उन्होंने फ़ौरन बताया कि अब ये अपनी हदूद से बाहर निकल आए हैं। हमने एक नहीं 2 तैयारे उनकी गिरवा दिए, और इस तरह पाकिस्तान की हदूद में एक तैयारा गिरा जिसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये ऑन कैमरा हुआ। इसलिए इसको झूठ जितना भी अभी भी बोल रहा है भारत, वो छुपा नहीं सकता। सो ये एक ऐसा सरप्राइज था जिसकी भारत को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। सारी दुनिया में मोदी सरकार की बदनामी हुई। पाकिस्तान ने गैर सकाली के तौर पर भारत के जो विंग कमांडर थे उनको रहा कर दिया। अगेन इस पर मेरा सवाल ये था कि क्या हमने प्रेशर में छोड़ा था अभिनंदन को, और हमें साफ साफ तौर पे मैं आपको ये बात कंफर्म कर सकती हूँ, पाकिस्तान पर किसी का प्रेशर नहीं था, ये हमने खुद फैसला किया था। इसका जवाब एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि हो सकता है कि 6-7 दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हम पे इतना प्रेशर डाला जाता कि हम पे छोड़ देते, लेकिन हमने सोचा कि हमें वो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ये सारे डिसीजंस हमने अपनी मर्ज़ी से किए, दिन में जाने का, वहाँ पे टारगेट लॉक करने का, सरप्राइज़ कह कर देने का, और फिर अभिनंदन को रहा कर देने का। एज अ पाकिस्तानी आई एम प्राउड ऑफ आवर फोर्सेस, एज पाकिस्तानी आई एम प्राउड ऑफ आवर गवर्नमेंट कि उस वक्त उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया, प्राउड ऑफ माई स्टेट, ऐसा डिसीजन लिया जिसने आज हम सब को वो दिन याद कराने का मौका दिया और हम सब मिलकर बैठकर चाय पी रहे हैं। सो जो ये शिकस्त का दाग था, इसको धोने के लिए एक और झूठ घड़ा भारत ने कि उसने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया है, मगर खुद अमेरिका ने इसकी तरदीद की। 5 अप्रैल को BBC ने लिखा कि अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि अमेरिका के महकमा दिफा के एहलकारों ने हाल ही में पाकिस्तानी F-16 तैयारों की गिनती की और वो तादाद में पूरे के पूरे हैं। यहाँ भी भारत को शदीद सुक्की का सामना करना पड़ा, मगर वो पंजाबी में कहते हैं असी मनना ही नहीं, तो वो मानते नहीं हैं इस बात को। इस शानदार तारीखी मार्के ने सारी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और भारत को मुँह की खानी पड़ी। मगर सारा मसला शुरू कैसे हुआ? सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक यू टू अ रीकैप। हम आपको बताते हैं ये भारत के स्याह करतूतों और सफ़ेद झूठों की कहानी है जिसके 3 हिस्से हैं। पहले देखते हैं पहला हिस्सा है पुलवामा। भारत में 11 अप्रैल को आम इंतखाबात होने थे, जिसमें कामयाबी के लिए मोदी सरकार ने एक नहायती घिनौना मंसूबा तैयार किया, जिसमें अपने ही फौजियों को मरवा कर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाला था। 14 फरवरी को, एंड सोचिए ये डे क्या है, ये वैलेंटाइंस डे है, पुलवामा में भारतीय फौजियों को उनका जो काफिला था कॉन्वॉय, उस पर हमला हुआ जिसमें 40 भारतीय एहलकार मारे गए। फिर पुलवामा हमले को बहाना बनाकर भारत ने बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक इस कहानी का दूसरा हिस्सा था। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान पर हमला करके भारतीय अवाम से इलेक्शन में वोट हासिल कर लिए जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक भी बुरी तरह नाकाम हुई। The spot is open for anybody and everybody. तमाम एम्बेसडर, तमाम डिफेंस स्टैचीज, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान,
We will even say the civilian population or the army reps from India, they can come through the authorized entry in Pakistan, see it for yourself, go back and tell your Prime Minister, where is that impact? मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों और सहाफ़ियों को बालाकोट का दौरा कराया गया और दिखाया गया कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। ख़ुद जर्नलिस्ट वहाँ पर गए, उन्होंने भी ये सब आपको दिखाया। मगर भारत की जो जमात थी हुक्मरान बीजेपी, उनके जो रहनुमा हैं वो इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलसल बालाकोट हमले को एज अ बेट इस्तेमाल करते रहे, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से सबूत मांगे गए। उन्होंने कहा कि हम यकीन नहीं करते आपकी इस बात पर, मगर उसके बावजूद मोदी सरकार किसी किस्म का सबूत अवाम और मीडिया के सामने नहीं रख सकी। दुनिया भर में भारत के झूठ को किसी ने तस्लीम नहीं किया। 5 मार्च 2019 को आलमी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने भारतीय दावे को सफ़ेद झूठ करार दे दिया। रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर का हवाला दिया और ये लिखा कि सैटेलाइट तस्वीर से ये साबित होता है कि बालाकोट में किसी इमारत को भी निशाना नहीं बनाया गया। 4 मार्च की तस्वीर में बालाकोट में किसी भी इमारत में किसी भी किस्म की तबाही के कोई आसार नजर नहीं आए, किसी की छत गिरी और ना ही किसी दीवार को नुकसान पहुंचा। आखिरकार आया 18 अप्रैल 2019, भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने बालाकोट हमले में अपनी नाकामी का आखिरकार इतराफ़ करते हुए कहा कि बालाकोट हमले में कोई भी पाकिस्तानी फौजी और सिविलियन हलाक नहीं हुआ। वो जो 100, 200, 150 कहाँ तक जाते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह पुलवामा हमले का झूठ भी दुनिया के सामने खुल गया कि किस तरह जो सफाक मोदी सरकार है उसने एक इलेक्शन जीतने के लिए अपने 40 फौजी एहलकारों को खुद मरवा दिया। ये इंकशाफ भी भारत के अंदर से ही हुआ है। और ये कैसे हुआ है, इससे मैंने एक वीडियो तफसीलन की थी, दोबारा आपको बताते हैं। इसी साल 18 जनवरी को भारतीय न्यूज़ चैनल रिपब्लिक ने एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और भारत की जो एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है जो कि उनकी रेटिंग देती है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो साबिक सरबराह है, उनकी एक व्हाट्सएप चैट मंजरे आम पर आई, जिसमें कहा गया कि अर्नब गोस्वामी को पाकिस्तान के बालाकोट पर 26 फरवरी 2019 के हमले का तकरीबन 3 दिन पहले से पता था। खुद अर्नब गोस्वामी ने यह बात बताया। वो जब कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो फिर इकट्ठे आता है, बैड टाइम्स कम इन अ बटालियन, खुद अर्नब गोस्वामी साहब ये बात करते हुए नजर आए। और ये भी पता चला कि पुलवामा हमले का भी अर्नब गोस्वामी को पहले से इल्म था। वो चैट में कह रहे हैं, मैं 4 मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँच गया। इस मंजर आम पर आने के बाद इस चैट के कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई तशवीश का इजहार किया और मामले की पार्लिमानी कमेटी के जरिए इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। अब हम आते हैं इस कहानी का तीसरा हिस्सा, क्या एपिसोड 3 या सीजन 3। तीसरा एपिसोड भारत ने नहीं बल्कि हमारी बहादुर अफराज ने रकम किया और 27 फरवरी को 2 भारतीय तैयारे तबाह करके विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करके भारत को एक ऐसा सरप्राइज दिया जो वो हमेशा याद रखेगा। अब इसमें मैं एक बात आपको और बताती चलूं कि एक और बात जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी है, बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी है, हमेशा होता है, लेकिन जब पाकिस्तान में हम कुछ बातें कमज़ोरियाँ दिखते हैं तो फिर हम एकदम थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, तकलीफ़ में जाते हैं। मगर जब ऐसी बातें होती हैं तो फिर समझ आती है कि जिन्हों ने जो विज़न देखा था पाकिस्तान का, हम वो साबित करते हैं। ये लोग जब तक मौजूद हैं पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। उस वक्त जिस तक अभिनंदन को हम छोड़ रहे थे, आप सोचें अगर भारत ने ये किया होता, जब हम पे कमज़ोरी आई है, भारत ने बड़ा भाई होने के बजाय हमें इतना जहरहाना अंदाज से बेइज्जत किया है। पानी के ऊपर हमारे खिलाफ वो बातें करते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ वो कहते हैं तुम लोग जिंदा ही क्यों हो। हमारे प्रोग्राम्स में आके उनके जो एनालिस्ट है वो कहते हैं कि आप तो हमारा ही हिस्सा है, आपका मुल्क तो आपका है ही नहीं। इस सोच का मुजाहरा करता है भारत। हिंदुत्व लेड प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो हद ही कर दी है। उसके बावजूद मैं आपको बता रही हूँ, मैं न्यूज़ डेस्क पे मौजूद थी, आपको इनसाइड बता रही हूँ, बाकायदा ये डिसीजंस दिए गए हायर अप से कि हम नहीं करेंगे तज़हीक भारत के, ना सिपाही की जो कि हमारे मुल्क में आया था ऑफिसर की,
نہ بھارت کی ایز اے اسٹیٹ، اور ہم ایک مہذب قوم کی طرح واپس بھیجیں گے ابھینندن کو. ہم چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، ہم نے وہ نہیں کیا. اٹ واز اے ڈیسیژن میڈ بائی پاکستان، اور اس کو کہتے ہیں اسٹینڈنگ ایٹ دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. آج جب ہم ایک دفعہ پھر اینیورسری منا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ اتنی بہادری کے باوجود ہم نے جاہلوں کی طرح اس طریقے سے نہیں شور مچایا. ہم نے کہا تو اللہ اکبر، ہم نے کہا تو اللہ کا شکر. ایون پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب ایک جرنلسٹ کی میٹنگ کو کال کی، وہاں پہ انہوں نے ویری ہمبلی یہ بات کی کہ ہماری ایئر فورس نے زبردست کام کیا، مگر یہ یاد رکھیے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اتنا ہی چانس تھا کہ ہم دوسری سائڈ پہ ہوتے. سو آج اللہ نے عزت دی ہے، تو اس عزت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے اعمال بھی درست رکھیے، اور یہ بات سمجھیے کہ اللہ ہی ہے جو فتح بھی دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو شکست بھی دیتا ہے. جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ ایک بہادر قوم بنتے ہیں، پھر آپ ایک بہادر انسان بنتے ہیں، پھر آپ کی ایک بہادر فورس ہوتی ہے، پھر آپ کا اللہ میں ایمان ہوتا ہے. سو یہ بات سمجھنا، آج کے دن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم خالی دعوے نہیں کرتے، ہمیں یہ شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ یہ فتح آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی. ایک اور بات جو، کیونکہ ایئر فورس آبویسلی اس کو سیلیبریٹ کری ہے، آرم فورسز کو سیلیبریٹ کری ہیں، جس وقت رویل ایئر فورس کے نام سے سٹارٹ ہوئی تھی ایئر فورس پاکستان بننے کے بعد، محمد علی جناح واز دا گیسٹ آف آنر. اس وقت جو جناح صاحب نے خطاب کیا تھا، وہاں انہوں نے کچھ باتیں کی تھی وہاں کے آفیسرز سے، اور انہوں نے کہا تھا مین اینڈ آفیسرز سے، A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. آپ یہ باتیں فالو کریں گے تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ پاکستان کے قابل بنا لیں اپنے آپ کو. بڑا مجھے ٹچ کیا اس بات نے. جناح یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکستان کے قابل بناؤ. یہ اتنی قیمتی چیز تھی ہے، اور یہ بات جناح سے زیادہ کون جا سکتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی گوا دی پاکستان بنانے میں. انہوں نے آرم فورسز کو کہا، اور ہمیں بننا ہے اس قابل کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم پاکستان کے قابل ہیں. ہم کیا کریں، ہماری جنریشن پاکستان اس قابل بنے کہ ہم یہاں رہ سکیں. نو سر، نو میم، دس واز ناٹ جناح's ویژن. جناح نے آپ کو ایک گفٹ دیا تھا، اللہ نے آپ کو ایک گفٹ دیا تھا، اور اب ہمارا کام ہے کہ ہم وردی ہوں اس کے. یہ بڑے فخر سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ اس دن فروری 2019 میں پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی and Pakistani nation proved we are worthy of Pakistan. Until next, Allah Hafiz.